हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आप अभी पढ़ रहे हो चैप्टर 1, जिसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। इसमें आज पढ़ रहे हो आप लेक्चर 3। गेटिंग द पॉइंट? इस लेक्चर 3 में आज आप पढ़ोगे कि पोर्चुगीज जो है उनका राइज कैसे होता है, फिर उनका डिक्लाइन कैसे होता है। आपने लास्ट क्लास में देखा था कि फ्रॉम 1503 ऑनवर्ड, 1503 से जब आगे आप बढ़ोगे तो पुर्तगाल का जो राजा था उसने कहा था कि आज के बाद इंडिया में सिर्फ वायसरायज जाएंगे जो कि पुर्तगाल के राजा नॉमिनेट करेगा, ना कि कोई मर्चेंट जाएगा, जैसे कि पहले मर्चेंट के रूप में आया था ना वास्को द गामा। तो अब 1503 के बाद क्या कर दिया गया कि अब कोई भी मर्चेंट्स भारत नहीं जाएंगे, सिर्फ वायसरायज या गवर्नर भारत जाएंगे। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है और वो 4 साल तक शासन करता है, ठीक है, यहाँ पे पुर्तगाली कॉलोनी के रूप में। उसके बाद 1509 में वो चला आता है। आज की क्लास से आप देखोगे कि 1509 से कौन आता है उसके बारे में। उसके बाद 1509 में आता है अल्फोंसो डी अल्बुक्यर्क, या फिर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, हिंदी में से अल्बुकर्क जनरली बोलते हैं। वो करता है 6 साल तक शासन यहाँ पे। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में कहा जाता है कि ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज रूल इन इंडिया। ये रियल फाउंडर था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वायसराय कौन था, तो फर्स्ट वायसराय हमारा अल्बुकर्क नहीं था, लेकिन पोर्चुगीज रूल का फर्स्ट जो रियल फाउंडर था वो कौन था, तो ये हमारा था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। गेटिंग माय पॉइंट? पहला कौन था पोर्चुगीज शासक जो आया था यहाँ पे गवर्नर के रूप में, वो था अल्मीडा। क्या नाम था उसका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। लेकिन जो रियल फाउंडर है उसका नाम क्या है? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। समझ में आ रहा है ना? अल्बुकर्क इसका नाम है। अब देखो होता क्या है एक्चुअली कि 1503 में आता है। ये इंडिया कब आता है? 1503 में। 1503 में आता है जब मर्चेंट्स आ रहे होते थे ना भारत में, पोर्चुगीज मर्चेंट्स भारत में आ रहे थे, उस समय की बात है। ये साथ में आता है 1503 में। लेकिन इसी को वायसराय के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है 1509 में, ठीक है, बाय द किंग ऑफ पुर्तगाल। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए ये बन गया सेकेंड गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज टू बी अपॉइंटेड इन इंडिया। इंडिया में अपॉइंट किया जाने वाला सेकेंड गवर्नर कौन बन गया? अल्बुकर्क। जबकि आया कब था ये? 1503 में, ठीक है। इसने एज अ कॉन्स्पिरेसी क्या किया, इसने अपना फैलाने के लिए जो भी इसके एम्पायर था, जो भी इसकी कॉलोनी है, उसको फैलाने के लिए गोवा कैप्चर कर लेता है। अब गोवा उस समय क्या था कि दक्कनी सल्तनत में आया करता था। गोवा को छीन लेता है किससे? बीजापुर से। अब बीजापुर आपको पता होगा तो आदिल शाही उस समय रूल किया करता था वहां पे। दक्कनी सल्तनत एक्चुअली 5 रूलर्स थे वहां पे। देखो आपको मैं दिखाता हूं। गोवा ये वाला रीजन था जो दक्कनी सल्तनत में गोवा आया करता था उस टाइम, ठीक है। तो ये क्या करता है कि गोवा को बीजापुर से छीन लेता है। अब बीजापुर जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा गोलकोंडा है, अहमदनगर है, बीजापुर है, अचलपुर है, बिदर है। तो यहां पे बीजापुर में ये आया करता है गोवा। तो बीजापुर से गोवा छीन लेता है, जो किसमें था? दक्कनी सल्तनत में था। अब दक्कनी सल्तनत से छीन कैसे लेता है? तो आपको मैंने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य के साथ इसका बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा होता है। किसका? पोर्चुगीज का। तो पोर्चुगीज को की हेल्प कर देता है कौन? विजयनगर साम्राज्य। क्या करने में? तो बीजापुर से गोवा को हथियाने में, मतलब बीजापुर से गोवा को कैप्चर करने में पोर्चुगीज की मदद कर देता है कौन? विजयनगर साम्राज्य, इसके खिलाफ दक्कनी सुल्तानत। अब ऐसा मदद क्यों करता है? क्योंकि रीजन ये था कि दक्कनी सुल्तान का जो दुश्मन था वो विजयनगर साम्राज्य था और ये रहा पुर्तगाल। तो याद रखिए इसने ये पॉलिसी अपनाई कि दुश्मन का दुश्मन इज इक्वल टू दोस्त, मतलब पुर्तगाल का दोस्त बना लिया किसको? विजयनगर को। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये पॉलिसी अपनाया था किसने? पुर्तगालियों ने। अब देखो होता क्या है कि विजयनगर साम्राज्य, इट वाज समवेयर ओवर हियर, तो विजयनगर साम्राज्य के साथ इतना अच्छा रिलेशन था इसका कि कृष्णदेव राय के कोर्ट में उसने एम्बेसडर्स भेजा था। कौन भेजा था? तो पुर्तगालियों ने कृष्णदेव राय के कोर्ट में एम्बेसडर्स भेजे थे, बहुत बड़े बड़े एम्बेसडर। इसमें से एक का नाम है फ्रेयर लुइस, या देखिए नाम है, एक का नाम है फ्रेयर लुइस, डोमिनिको पेस और दुराते बारबोसा। इसके ऐसे ऐसे नाम है। समझ में आ रहा है? तो ये सब आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि हु वेयर द पर्सनस हु हैव नॉट एवर कम टू द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय, या फिर whom among the following were not ever entered in India। आपको 4 नाम दे देगा, इस 3 का नाम दे देगा और चौथा का नाम दे देगा, तो आपको वो क्वेश्चन टिक करना होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो होता क्या है कि इसका चल रहा है यहां पे फ्रेंडली रिलेशंस, किसके साथ? पुर्तगालियों का फ्रेंडली रिलेशंस चल रहा है विजयनगर साम्राज्य के साथ। तो कृष्णदेव राय के कोर्ट में वो एम्बेसडर्स भेजता है, बदले में क्या करता है कृष्णदेव राय जो है दक्कनी सुल्तान के खिलाफ इसकी मदद करता है, पुर्तगाल की। अब पुर्तगाली क्या करते हैं कि वो अपने यहाँ के यूरोपियन हॉर्सेस देते हैं इन्हें। किसे देते हैं? कृष्णदेव राय के कोर्ट में, मतलब विजयनगर साम्राज्य को यूरोपियन हॉर्सेस देते हैं। इसके अलावा अल्बुकर्क का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या रोल रहा, तो उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आई। अब देखो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है, सो समझो। उसने कहा वन हु रूल्स ओवर द इंडियन ओशन, वन हु रूल्स ओवर द इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी विल रूल ओवर द इंडिया। जिसने इंडियन ओशन पे अपना राज स्थापित कर लिया वो इंडिया में अपना राज स्थापित कर लेगा। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? एज अ कॉन्स्पिरेसी उसमें यही अपनाया था। क्या किया उसने कि एक सिस्टम लेके आया, उसको कहा दिया कार्टाज। ठीक है, कार्टाज सिस्टम कह दिया। ये कार्टाज क्या था? एक परमिट था। परमिट कैसा परमिट कि अगर से फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री के किसी भी बोट को अगर यहां पे बिजनेस करना है या फिर एंट्री एग्जिट करना है तो इसे एक परमिट लेना पड़ेगा। अब वो परमिट कौन देगा? तो पुर्तगाल देगा। ठीक है, पोर्चुगीज विल गिव द परमिट टू एनी ऑफ द मर्चेंट्स हु विल ट्राई टू एंटर और एग्जिट फ्रॉम द इंडियन ओशन। समझ में आ रहा है यहां तक? अब एक बात समझो कि इसकी अथॉरिटी कहां से मिल गई इसे? उसे कहीं किसी की अथॉरिटी नहीं मिली थी। पोर्चुगीज वेयर सो मच श्रूड कि उसने क्या किया कि जो लोग यहां पे एंट्री एग्जिट के टाइम पे नहीं लिया करते थे परमिट या कार्टाज नहीं सुकराया करते थे, वो देख रहे हो शिप में उनके कैनन फिटेड होता था, कैनन, और कैनन से वो क्या करते थे? बॉम्बार्ड करते थे, तो वो शिप डूब जाती थी। तो इसलिए इतना दहशत था इनका कि विदाउट देयर परमिशन, विदाउट द परमिशन ऑफ पोर्चुगीज, देयर वर नो एनी अथॉरिटी ऑफ एनी कंट्री हु यूज्ड टू क्रॉस द इंडियन ओशन और द अरेबियन सी। समझ में आ रहा है ना? अब समझो आगे बात चलती है। इतनी इनकी अच्छी पॉलिसी थी, इतनी इनकी श्रूड पॉलिसी थी कि फॉर ओवर 100 ईयर्स, मतलब वो आते हैं कब? 1498 में। कब आते हैं? 1498 में। और 1608 में आते हैं अंग्रेज, 1607 में आते हैं डच। ठीक है, तो ओवर 100 ईयर, मतलब 1500 से 1600 के पीरियड में 100 साल के एज तक, मतलब कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं रही जो उसे चैलेंज कर सके। किसे? पोर्चुगीज को। ऐसा कहा जाता है कि अरेबियन सी वाज जस्ट लाइक अ लेक, इट वाज जस्ट लाइक अ लेक फॉर द पोर्चुगीज। वो ऐसे वहां पे ऐसे रोमिंग किया करते थे। नो वन ऑफ द एनी कंट्री वुड हैव एनी टाइप ऑफ डेयर जो इसके अथॉरिटी को चैलेंज कर सके। ना सिर्फ गोवा को, गोवा यहां पे है, उन्होंने वो जो अल्बुकर्क है उसने क्या किया, ना सिर्फ गोवा को बल्कि उसने बंगाल को और उसके ठीक नीचे बालासोर को, जो आज के उड़ीसा वाले है, हुगली बंगाल में है और बालासोर आज के उड़ीसा वाले रीजन में है। ना सिर्फ गोवा, उसने यहां पे बालासोर को और हुगली को भी कैप्चर कर लिया। ठीक है, और अल्बुकर्क को हम याद रखते हैं उसके एक्सपेंशन को लेके, मतलब उसने उसकी एक्सपेंशन पॉलिसी इतनी अलग सी थी कि ओवर 100 इयर्स नन ऑफ द ऑफिशियल कुड हैव सो मच अथॉरिटी टू चैलेंज इट। अल्बुकर्क ने क्या किया कि हॉर्मोज देख रहे हो आप, हॉर्मोज आज के पर्सिया गल्फ वाला रीजन, पर्सिया मतलब ईरानी गल्फ वाला, तो पर्सिया गल्फ वाले रीजन से लेके यहां मलक्का तक, इंडोनेशिया वाले रीजन जो है, इसे स्पाइसेस आइलैंड भी बोलते हैं, यहां तक का रीजन पूरा कैप्चर कर लिया था। मतलब समझने की कोशिश करो, दिस इज द इंडियन ओशन एंड दिस इज द इंडियन ओशन एंड दिस इज द अरेबियन सी। ये पूरा का पूरा कंट्रोल में आ गया है किसके? पोर्चुगीज के। इसलिए किसी की भी अथॉरिटी नहीं होती थी कि जो कि इसे चैलेंज कर सके। अब अल्बुकर्क का एक और कॉन्सेप्ट क्या था, उसने क्या कहा कि इफ यू वांट टू स्टे इन इंडिया फॉर मैक्सिमम टाइम, अगर आप मैक्सिमम टाइम के लिए इंडिया में स्टे करना चाहते हो, देन यू हैव टू मेक इंडियन पीपल इन पोर्चुगीज वे। कैसे? मतलब कि आपको इंडियन पीपल को पोर्चुगीज वे में बनाना है। अब कैसे बनाना है? तो बाय लुक दे शुड बी इंडियन। उसने क्या कहा कि बाय लुक दे शुड बी इंडियन बट बाय कल्चर दे शुड बी पोर्चुगीज। मतलब क्या है कि अल्बुकर्क ने क्या कहा कि जो ऑफिशियल्स है हमारे पुर्तगाल के, तो पुर्तगाल के ऑफिशियल्स को इंडियन वुमेन से शादी करनी चाहिए। अब उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसके अंदर होगा पोर्चुगीज वाले गुण, पोर्चुगीज वाले कल्चर। इससे क्या होता है कि एक तो क्रिश्चियनिटी का प्रोपोगेशन हो रहा था,
दूसरा ये कि इनके ट्रेड पे मोनोपोली आ जाएगा, मतलब दे वुड हैव आफ्टर फ्यू इयर्स द कल्चर अडेप्टिंग बाय द इंडियन पीपल आल्सो। समझ में आ रहा है? उसने क्या कहा अल्बुकर्क ने, दे हैव अनदर कॉन्सेप्ट आल्सो। उसने क्या किया कि यहाँ पे बहुत सारे इलाके ऐसे हुआ करते थे जहां पे सती चला करती थी उस समय, तो सती को अबॉलिश करने में बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है, बहुत डिफरेंट इलाकों में। अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज जस्ट इनह्यूमन, तो उसे अबॉलिश करता है ये। इसलिए आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे इलाकों में देखने को मिलेगा कि जैसे गोवा, दमन, दीव वाले इलाकों में जब 1947 में जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जब देश को आजादी मिल रही थी फ्रॉम 1857 टिल 1947, तो a very less amount of resistance was felt from the Goa and Daman Div region। समझ में आ रहा है ना? गोवा और दमन दीव वाले रीजन से बहुत कम वहां पे हमें यूरोपियन के खिलाफ रेजिस्टेंस देखने को कम मिलता है। अल्टीमेटली क्या होता है, इवेंचुअली 1515 में अल्बुकर्क या फिर अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब कहानी बढ़ती है आगे। 1515 में उसकी मृत्यु हो गई, तो टिल 1529 for next 14 years there was a vacuum period। वैक्यूम पीरियड मतलब क्या है कि 6 गवर्नर्स आते हैं, लेकिन वो पावर पे बहुत कम समय के लिए आते हैं। 6 गवर्नर्स जो आते हैं वो पावर पे काफी कम समय के लिए आते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, मतलब आयाराम गयाराम टाइप का। उसी बीच में एक वास्को डी गामा आता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था वास्को डी गामा 3 बार आएगा। एक तो आएगा, सो समझिए, 1498 में एज अ मर्चेंट, फिर 1502 में एज अ मर्चेंट, फिर आएगा 1524 में, लेकिन इस बार आएगा वो एज अ वायसराय 1524 इस समय आएगा एज अ वायसराय। उसकी भी मृत्यु हो जाती है कोचिंग में। उसके बाद फिर एक उस समय क्या चल रहा होता है, एक्चुअली उस समय क्या चल रहा होता है कि बहुत बड़े पॉलिटिकल चेंज हो रहे होते हैं भारत में। कैसा क्या 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 हो रहा होता है, मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया था कि यहां पे शासन कर रहा होता है दिल्ली में लोधी, पर होता क्या है कि 1526 में बाबर आता है। आपको अगर फर्स्ट पानीपत याद होगा तो फर्स्ट पानीपत इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर चलाता है पावर पे। तो ये स्थापना कर देता है किस चीज की, मुगल डायनेस्टी की, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है ना, विजयनगर साम्राज्य जो है वो वीकेन हो रहा होता है, मतलब दिन बाय दिन कमजोर हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। अब समझो कृष्णदेव राय जिसका बहुत अच्छा रिलेशन पुर्तगाल के साथ रहा करता था, इसकी मृत्यु हो जाएगी तो विजयनगर साम्राज्य, ये जो विजयनगर एम्पायर विल नॉट हेल्प द पोर्चुगीज एनीमोर। तो जब ये हेल्प नहीं कर रहे थे तो पोर्चुगीज भी धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। लेकिन उसी समय एक नया गवर्नर, नया वायसराय उठकर सामने आता है। इसका नाम है नीनो डी कुन्हा। इसका नाम क्या है? नीनो डी कुन्हा। 1529 से आता है ये 1538 तक, ये भी लगभग 9 साल तक रहता है। ठीक है, 6 साल के वैक्यूम पीरियड के बाद ये आता है नीनो डी कुन्हा 1529 में। अब देखो, ये लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर नहीं है, लेकिन लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर है। इसके बाद कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर नहीं आएगा। अब इसने क्या किया, सो समझो, इसने बॉम्बे को या फिर बेसिन आइलैंड वाला जो इलाका है इसको और दीव को, इन सबको कैप्चर ऑलरेडी मतलब पूरा कर चुका होता है। ये वाला जो इलाका है यहाँ पे अपने आप को पूरा फैला लिया होता है। इसके बाद जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नर्स नहीं आते, मैंने आपको पहले बताया था। तो लास्ट गवर्नर जो इंपॉर्टेंट आता है उसका नाम क्या रहता है? नीनो दी कुन्हा। इसने क्या किया, ज्यादा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ पोर्चुगीज एम्पायर को, पोर्चुगीज जो कॉलोनी है उसको थोड़ा सा और फैला दिया। ये जो बेसिन वाला इलाका है, बॉम्बे वाला इलाका है, इसको कैप्चर कर लेता है। कौन? नीनो डी कुन्हा। अब आप समझने की कोशिश करो, ये 38 की बात है। अब आपको समझाता हूं 1540 के बाद भारत में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या चेंजेस हो रहे हैं मैं समझाता हूं। बात चल रहा है 1540 की। दिल्ली में बैठा हुआ है मुगल साम्राज्य। ठीक है, दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? मुगल साम्राज्य। नीचे साउथ में कौन बैठा हुआ है? विजयनगर अंपायर। 1540 के बाद दिल्ली में हुमायूं जो था, यहां पे मुगल साम्राज्य में हुमायूं शासन कर रहा होता है। कुछ समय तक शेरशाह सूरी भी शासन करता है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, अकबर शासन पे आता है 1556 पे। 1556 सेकेंड पानीपत आपको याद होगा, तो सेकेंड पानीपत होता है 1556 में, जिसके बाद अकबर पावर पे आता है। अब देखो होता क्या है कि पोर्चुगीज का ना अकबर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन आता है। बहुत अच्छा रिलेशन आता है इन द सेंस कि जब इबादत खाना एक इंस्टीट्यूशन होता है उसका, अकबर का एक इंस्टीट्यूशन होता है इबादत खाना, जब वो इबादत खाना ओपन करता है
उसमें बहुत सारे पोर्चुगीज ऑफिशियल्स को इनवाइट करता है और जाते भी है बहुत सारे पोर्चुगीज ऑफिशियल्स। इसके बाद क्या होता है, अकबर रहता है 1605 तक वहां पे पावर पे, 1556 से 1605 तक पावर पे रहता है कौन, अकबर। 1605 के बाद 1605 से उसका बेटा आता है जहांगीर, सलीम कहते हैं उसे, तो जहांगीर चलाता है कौन 1605 में। 1605 में जब जहांगीर आता है तो प्रॉब्लम यह है कि पोर्चुगीज का 1605 में भी अच्छा रिलेशन चल रहा होता है, किसके साथ, जहांगीर के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब पोर्चुगीज के साथ रिलेशन अच्छा चल रहा होता है 1605 में जहांगीर के साथ, लेकिन उसके बाद 1607 में और 1608 में दो अलग अलग यूरोपीय कंट्रीज आते हैं, दो यूरोप के कंट्रीज आते हैं, एक का नाम है डच, एक का नाम है इंग्लिश। 1607 में डच आ जाते हैं और 1608 में ये आते हैं इंग्लिश। अब समझो कहानी क्या होती है। कहानी ये होती है कि अभी तक सिर्फ पुर्तगाल थे वहां पे शासन करने के लिए, जो वहां पे ट्रेड पे मोनोपोली के लिए, ठीक है, ट्रेड पे मोनोपोली के लिए सिर्फ पुर्तगाल थे। अब क्या होता है कि आ जाते हैं डच भी और इंग्लिश भी, तो इन तीनों के बीच में ट्राई पार्टी स्ट्रगल होगा, किसके किसके बीच में, पुर्तगाल के बीच में, डच के बीच में और इंग्लिश के बीच में। और ये ट्राई पार्टी स्ट्रगल सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो साबित करना चाहते सुप्रीमेसी इन ट्रेड, मतलब वो कहते थे कि सबसे ज्यादा ट्रेड मैं करूंगा और ट्रेड में मोनोपोली मेरी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। धीरे धीरे इतना ज्यादा कमजोर होते चला जाता है पुर्तगाल, इसकी वजह से, इन स्ट्रगल्स की वजह से, और भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि वो सिर्फ गोवा दमन और दीव वाले इलाके में बस सिमट के रह जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो ये चलता है, पोर्चुगीज के साथ ये खेल होता है। अब देखो कौन कौन सा इलाका उनका रह गया था उसको समझो। डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज में देखते हो तो उसके पहले हम देखेंगे बैटल्स, ठीक है, बैटल्स देखेंगे कौन कौन सा बैटल्स लड़ा था, और बैटल्स के बाद अलग अलग डिफरेंट रीजन्स जानने की कोशिश करेंगे हम इसी लेक्चर में कि क्या होता है जो कि पोर्चुगीज का डिक्लाइन होता है। 3 बैटल्स लड़ते हैं ये, एक तो 1612 में ब्रिटिश के खिलाफ, दूसरा 1630 में शाहजहां के खिलाफ, तीसरा 1741 में वो पेशवा के खिलाफ। तीनों बैटल्स हार जाता है कौन, पोर्चुगीज हार जाता है। अब देखो फर्स्ट है 1612 में, जो ऊपर देख रहे हो 1612 में, इसे बोलते हैं हम बैटल ऑफ स्वाली होल। स्वाली होल देख रहे हो, स्वाली होल, बैटल ऑफ स्वाली होल, ये सूरत के पास में होता है। जो इलाका आप देख रहे हो ये इट इज समवेयर ओवर हियर, ठीक है। अब स्वाली के पास में होता है ये। अब ब्रिटिशर्स क्या थे कि उसे स्वाली, SUALLY, स्वाली प्रोनाउंस कर नहीं पाते थे, इसलिए उसका नाम क्या रख दिए, स्वाली रख दिए, ठीक है। इसलिए ब्रिटिशर्स से स्वाली बोला करते थे, इसलिए हम लोग भी उसे स्वाली बोलना स्टार्ट कर दिए। 1612 में होता क्या है, एक घटना क्या होती है, स्टोरी क्या है इसके बीच की, कि इनके बीच में बोट्स और हार्बर के लिए लड़ाई हो जाती है। किनके किसके बीच में, पोर्चुगीज वर्सेस ब्रिटिश के बीच में बोट्स और हार्बर को लेकर लड़ाई हो जाती है। अब क्यों लड़ाई हो जाती है सो समझो। ये हमारा हार्बर, ये बोल शेप्ड हार्बर है। अब ये कैसा हार्बर होता है, तो ये नेचुरल हार्बर होता है। तो सूरत जो है वो एक नेचुरल हार्बर था। अब नेचुरल हार्बर के फायदे क्या है, क्यों उसके लिए लड़ाई होती थी, अब आप समझो। एक हार्बर ऐसा है, इट इज समवट ओवर हियर समथिंग लाइक दैट, ये हार्बर है जहां पे शिप आ रही है। यहां पे क्या है कि पानी का लेवल कम हो सकता है, और ये जो नेचुरल हार्बर है बोल शेप, तो यहां पे पानी का लेवल कम नहीं हो सकता है। तो देयर इज नील चांसेस ऑफ ग्राउंडिंग ऑफ बोट, यहां पे बोट जो है ग्राउंडिंग नहीं हो सकता है, मतलब स्वैलो वाटर नहीं होगा, तो यहां पे आप आसानी से बोट को लगा सकते हो किनारे पे। लेकिन अगर आपका किनारा ऐसा है तो यहां पे जब बोट्स आएंगे तो चांसेस है कि कभी अगर सैम्पी वाटर हो, कभी अगर कम पानी वहां पे हो, तो वो ग्राउंड हो जाएंगे। ग्राउंड हो जाएंगे मतलब उसके अंदर पानी चला जाएगा और वो शिप डूब जाएगी। इसलिए इसको कंक्वेस्ट करना चाहते थे कौन, इंग्लिश, और वो उसमें सफल भी हो गए। पहले किसके अंदर था वो, पहले था ये पोर्चुगीज के अंदर, बाद में इसे छीन लेता है कौन, ब्रिटिश। क्लियर यहां तक। तो फर्स्ट वॉर वो हार चुके हैं 1612 में। इसके बाद धीरे धीरे और वीक होते चले जा रहे थे। इसके बाद समझो 1630 की बात आती है। 1630 में क्या होता है कि जैसे जहांगीर रहता है, ये देखो अकबर के बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां। अकबर के साथ अच्छा रिलेशन था, जहांगीर के साथ अच्छा रिलेशन था, लेकिन ये जो शाहजहां है पता नहीं क्यों उसको पसंद नहीं था। शाहजहां को पोर्चुगीज पसंद नहीं थे। तो शाहजहां क्या करता है कि बंगाल वाला इलाका जो है ना, जो बंगाल वाला इलाका है, ये देखो बंगाल वाला इलाका जो है, यहां पे भेज देता है अपने बेटे सुल्तान सूजा को कि तुम जाओ उस वहां पे जो ऑलरेडी हुगली नदी के पास में पोर्चुगीज वहां पे कब्जा जमा के बैठे हैं उसको छीन लो, मतलब वहां पे कैप्चर कर लो उस चीज को।
सुल्तान सो जाता है, उसे कैप्चर कर लेता है। अब हुगली नदी के पास कौन बनाया था? तो अल्बुकर्क बनाया था, आपको याद होगा। तो हुगली नदी के पास एक अपना फोर्ट बनाता है, उसे कैप्चर करता है, तो उसका नाम था अल्बुकर्क। 1630 तक आते आते बहुत सारे एरियाज वो लॉस कर चुका होता है, उसके बाद उसका और भी डिक्लाइन फेज की तरफ चला होता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब समझो क्या होता है। टिल 1630 वो बहुत सारा इलाका हार चुका था। अब देखो, वो हुगली वाला इलाका हार चुका है, वो बारासोल वाला इलाका हार चुका है जो उड़ीसा में है, वो सूरत वाला इलाका स्वाली की वॉर से हार चुका है। ठीक है, तो ये सारे इलाके वो हार चुका है। कौन हार चुका है? पोर्चुगीज। अब देखो होता क्या है कि इन द ईयर 1662 जो पुर्तगाल का राजा होता है, उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। किसके साथ? तो ब्रिटेन में एक रॉयल फैमिली था, रॉयल फैमिली के साथ अपनी बेटी की शादी कर दिया। और एज अ डॉरी वो क्या करता है? बंगाल को दे देता है। ही सीडेड अवे बंगाल टू द ब्रिटेन। क्या करता है? ही सीडेड अवे, वो दे देता है बंगाल को। किसे दे देता है? ब्रिटेन को। अब ब्रिटेन क्या करता है इसे, रॉयल फैमिली क्या करता है कि वो देता है इसे ईआईसी को, ईआईसी की आप लो और आप इसमें व्यापार करो, और समथिंग लाइक 200 पाउंड पर ईयर, बहुत नॉमिनल अमाउंट में, 200 पाउंड के आसपास था या उससे भी कम था, इतना अमाउंट में देता है कि आप पर ईयर हमें इतना देना, बाकी आप बॉम्बे रखो, आप वहां पे व्यापार करो। समझ में आ रहा है? अब एनुअल रेंट पे इसे ईआईसी ले लेता है और यहां पे कब्जा जमाना स्टार्ट कर देता है। अब समझो अब बात को कि 1947 में इंडिया हमारा आजाद हो गया था। कब आजाद हो गया? 1947 में। तो 1608 में ब्रिटेन आया, कहां? भारत। 1498 में कौन आया? पोर्चुगीज आया भारत। ठीक है, 1498 में आया। ब्रिटेन कब चले गए? 1947 में, जब देश आजाद हुआ। लेकिन पोर्चुगीज नहीं जाते हैं। फनी फैक्ट ये है कि पोर्चुगीज नहीं जाते हैं, वो देश की आजादी के बाद 1962 तक यहां पे रहते हैं। देश हमारा आजाद हो चुका है, लेकिन फिर भी वो इस इलाके में रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? दमन दीव और गोवा वाले इलाके में रह रहे हैं। अब समझो कि हमारा देश आजाद हो चुका है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप तुम चले जाओ, तुम्हारा भी टाइम खत्म हो गया है। तो पुर्तगाली बोलते हैं कि नहीं, हम तो जाएंगे नहीं यहां से। तो क्या करता है कि ऑपरेशन विजय चलाता है। कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेशन विजय चलाता है और मिलिट्री कंक्वेस्ट करता है। किसके खिलाफ? ये जो वहां का लास्ट गवर्नर रहता है, मैनुअल अंटोनियो सिल्वा, ये जो इंसान है मैनुअल अंटोनियो सिल्वा के खिलाफ क्या करता है? ऑपरेशन विजय चलाता है, और अल्टीमेटली इवेंचुअली इसे क्या करना पड़ता है? सरेंडर करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उतना ज्यादा रिवॉल्ट देखने के बाद क्या करती है कि वो गोवा, दमन और दीव को क्या करता है कि यूटी का दर्जा दे देता है, यूनियन टेरिटरी को। किसका दर्जा? यूनियन टेरिटरी का। टिल 1987 गोवा जो था वो यूटी की तरह काम कर रहा था, मतलब यूनियन टेरिटरी की तरह काम कर रहा था। लेकिन 1987 के बाद क्या करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल लाया जिसमें गोवा को स्टेट का दर्जा मिल गया और बाकी को जो पहले की तरह था, दमन दीव को, जो यूनियन टेरिटरी रह गया। अब देखो, आप अभी देख रहे हो क्या? कौन सा फेज देख रहे हो? पोर्चुगीज के डिक्लाइन का फेज। अब पोर्चुगीज के डिक्लाइन के फेज में क्या है कि एक तो आपने बैटल्स देख लिया। कौन कौन सा बैटल देखा? एक तो 1612 का, 1612 का आपने बैटल देखा। दूसरा आपने देखा 1630 का बैटल। तीसरा देखा 1741 का बैटल। अब देखो, इसके अलावा भी और सारे कारण थे। क्या क्या कारण था? एक तो पोर्चुगीज जो थे ना, वो क्रिश्चियनिटी का फैलावा कर रहे थे और वो काफी इनटॉलरेंट थे, मतलब हिंदुज्म को और मुस्लिम को वो बहुत कम लाइक किया करते थे। तो इनटॉलरेंस जहां भी आएगा तो आपको समझ में आ रहा है। 1857 का वॉर आपको याद है? 1857 का विद्रोह, जो ग्रेट सिपॉय मिटनी हुआ था, किस लिए हुआ था? रिलीजन को लेके हुआ था। इसलिए जो इनटॉलरेंस अगर आप रिलीजन को लेके करते हो तो रिवॉल्ट तो लाजमी है, वो होगा ही। उसके बाद ये क्या था कि उन्होंने फिटोरिया बनाया था। फिटोरिया किसे बोलते हैं? फैक्ट्रीज को बोलते हैं। फिटोरिया को सिर्फ एक कारखाना बना के छोड़ दिया, मतलब वहां पे सिर्फ सामान रखा करते थे। उन्होंने कभी ये मत नहीं सोचा कि इसे पॉलिटिकल सेंटर भी बनाया जा सकता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद विद द पासेज ऑफ टाइम जब डच आते हैं 1607 में और इंग्लिश आते हैं 1608 में, इन दोनों से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। किसे? पोर्चुगीज को। इसलिए पोर्चुगीज धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ चले जा रहे होते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? पोर्चुगीज ने अपनाया था प्लंडरिंग का कॉन्सेप्ट। प्लंडरिंग कॉन्सेप्ट मतलब कि इस बोट को लूट लेना है, इस बोट को लूट लेना है, उस जगह को लूट लेना है, वैसे टाइप का। तो लूट मार में उतना ज्यादा
ग्रोथ नहीं हो पाता है। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने नहीं किया कभी प्लंडरिंग, वो सिर्फ कंक्वेस्ट किया करते थे माइंड से। समझ में आ रहा है? ये पूरे इंडिया को कंक्वेस्ट कर लिया सिर्फ अपने माइंड से, प्लंडरिंग नहीं किया करते थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पोर्चुगीज थे ना, उन्हें मिल गया था ब्राजील जाने का सी रूट। ब्राजील जाने का सी रूट डिस्कवर करने के बाद पोर्चुगीज जो थे इंडिया में काफी कम इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद क्या था कि उनका डिक्लाइन और ज्यादा तेजी हो गया था। अब देखो किंग जो था, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा, किंग जो था वहां का पुर्तगाल का किंग क्या कह रहा था कि आपको फ्री हैंड में नहीं दूंगा, फ्री हैंड नहीं दूंगा। उसके बाद आपकी जो मर्जी है इंडिया में करने का वो मैं नहीं करने दूंगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप टाइप का था वहां का किंग। कहां का? पुर्तगाल का किंग। इसलिए वहां यहाँ के पुर्तगाल के जो ऑफिशियल्स थे वो भी बहुत ज्यादा तन मन धन जिसे बोलते हैं उसके हिसाब से भारत को कॉलोनी बनाने की नहीं सोच रहे थे, जैसे कि EIC सोचते थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि वो जितना पैसा कमा पा रहे थे उतना ही वो रीयून कर रहे थे इंडिया को। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए ये सारे रीजंस थे किसके? पुर्तगाल के डिक्लाइन के। अब लास्ट टॉपिक है आज का लेक्चर का कि इंपैक्ट ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। क्या इंपैक्ट छोड़ के जाते हैं? 3 तरीके से छोड़ते हैं इंपैक्ट, एक तो पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिक और तीसरा सोशियो कल्चरल। पॉलिटिकली क्या करते हैं? वो लिटिल कंसोलिडेशन कर देते हैं। समझो बात को कि यहाँ है हमारा दमन द्वीप, यहाँ हमारा गोवा, यहाँ हमारा यहाँ हमारा गोवा, यहाँ हमारा अंजडीवा, यहाँ कालीकट, ये हमारा बॉम्बे है, ये हमारा कालीकट है, ये हमारा कोचिंग है, यहाँ पे हमारा हुगली है, यहाँ पे हुगली है हमारा, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद यहाँ हमारा बालासोर है, यहाँ हमारा सूरत है। तो इन सभी एरिया जब एक राज्य के कंट्रोल में आएगा तो ये सब कंसोलिडेशन ही हो रहा है ना। तो ये सारे कंसोलिडेशन हो रहे थे। अब देखो होता क्या है कि पहले ऐसे, मतलब इन मॉडर्न एरा अगर आप देखने को मिलेगा तो यूरोपियन पहले ऐसे मिले हैं जो कि वाइसरायज को भेजता है इंडिया में। इससे पहले कोई वाइसराय नहीं भेज रहा था। अगर आपको याद होगा तो अर्ली पार्ट में अलेक्जेंडर छोड़ के गया था अपने एम्बेसडर को, जिसका नाम था क्या? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, जिसकी लड़ाई हो जाती है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी हेलेना इंप्रेस हो जाती है और उससे शादी भी कर लेती है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद गोवा में अगर आप आज भी जाते हो तो आपको यूसीसी देखने को मिलता है। यूसीसी क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? आर्टिकल 44 जिसके बारे में बात करता है। जैसे हिंदू एक्ट अलग है, मुस्लिम एक्ट अलग है, क्रिश्चियनिटी एक्ट अलग है, तो अलग अलग एक्ट ना होके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो आर्टिकल 44 को आज तक हम पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, बशर्ते गोवा में हो गया है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकली। अब देखो इकोनॉमिकली क्या होता है कि उन्होंने इंपैक्ट किया बहुत ज्यादा ट्रेड और कॉमर्स को। ठीक है, ये जो ट्रेड और कॉमर्स चल रहा था, जब इतने ज्यादा इलाका इसके हो जाएंगे तो पूरे ट्रेड और कॉमर्स को ये वैनिश कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे उसके पैटर्न को। उन्होंने बहुत सारे क्रॉपिंग जो थे इंप्लीमेंट किए, जैसे कि टोबैको लेके आए भारत में, पोटैटो लेके आए, कॉर्न लेके आए, मक्का जो होता है, टोमेटो लेके आए, पाइनएप्पल लेके आए, कैप्सिकम लेके आए। अब टोबैको के बारे में एक फनी फैक्ट क्या है सो समझो, पोर्चुगीज लेके आ गया था। अब जहांगीर क्या था कि उसे बैन कर दिया था। किसे? टोबैको को। क्यों? क्योंकि जब जहांगीर जाया करता था फॉर अ विजिट ऑन द हॉर्स और एन एलिफेंट, तो वो देखा करता था कि चिल्लम मार के मस्त वहां पे जनता जो है वहां पे सो रहे होते थे। तो वो देख रहा था कि मेरा राज्य जो है खतरे में है, इसलिए वो क्या करता है कि टोबैको को बैन कर देता है। तो ये था इकोनॉमिक रीजन। अब देखो सोशियो कल्चरल रीजन क्या होता है, वो बहुत सारे इंडो पोर्चुगीज कल्चर इंप्लीमेंट करता है। कंट्री के बहुत सारे साइड में वो क्या करना चाहता है कि सती को एबॉलिश करता है। ठीक है, आपको मैंने अभी भी बताया है। उसके बाद क्या करता है कि क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा फैला देता है, कॉन्वेंट स्कूल बनाता है अलग अलग। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्या है कि आइबेरियन स्टाइल ऑफ चर्चेज लेके आता है। आइबेरियन स्टाइल ऑफ चर्चेज जो स्पेन के आसपास वाला इलाकों में है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ये यहाँ वाले इलाकों में, स्पेन के आसपास वाले इलाकों में आइबेरियन स्टाइल ऑफ चर्चेज चलते हैं। तो ये सब चीजें लेके आता है। यहां तक क्लियर आपका? अब आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये पढ़ाऊंगा कि मुगल्स कैसे आए थे पावर पे 1526 में और इनका डिक्लाइन कैसे हो गया 1707 में, उसको देखेंगे। इसके बाद प्रिंसली स्टेट्स उभर के सामने आएंगे, जो अलग अलग सूबेदार जो होते हैं वो अपने आप को नवाब बना के अलग अलग चले जाते हैं। जैसे बंगाल चला जाएगा अपना अलग, अवध चला जाएगा अपना अलग, समझ में आ रहा है ना, अवध चला जाएगा, या हैदराबाद का निजाम अपना अलग हो जाएगा। तो ये सारे हम देखेंगे कॉन्क्वेस्ट ओवर द प्रिंसली स्टेट्स एंड मुगल एज वेल ऑफ द किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी विल हैव द कॉन्क्वेस्ट ओवर प्रिंसली स्टेट्स एज वेल एज मुगल एम्पायर। ये सारे हम देखेंगे लास्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।